मित्रों नमस्कार। लक्ष्य एकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत। जैसा कि आप लोगों को पता है, लगातार क्लासें आपको हम दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, आज हम लोग करेंगे भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, कहाँ कहाँ स्थित हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाए हैं, इसको देखिएगा। और वैसे ही मैप बेस ही पूरी क्लासें हमारी मैप बेस ही होती हैं, कॉन्सेप्चुअल होती है कि आप देखिए और समझ जाइए। है तो बहुत बड़ा टॉपिक, टाइम उतना होता नहीं है कि हम आपको YouTube के माध्यम से उतना बता पाए, लेकिन जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से समीक्षा अधिकारी, लेखपाल और वनडे एग्जाम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं और वो आसानी से आप सही कर सकते हैं, उतना चीज हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको मिलता रहे। एक सूचना और आपको देनी है कि हमारी जो क्लासें होती हैं, हमारी कोचिंग में जो क्लासें चलती हैं, वो पूरी एक टीम है, बहुत बड़ी टीम है, और लगातार वो 3 घंटे क्लास, 3.5 घंटे क्लास सिविल की होती है और 3 घंटे लेखपाल वीडियो और वनडे की एग्जाम्स की होती है। ठीक है, टेट, सीटेट, सुपर टेट की भी क्लासें होती हैं और वो 3-3 घंटे चलती हैं। वो ऑफलाइन क्लासें होती हैं, ऑनलाइन नहीं होती हैं। ठीक है, अभी कोशिश की जा रही है कि आपको ऑनलाइन क्लास भी बहुत जल्द, बहुत शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब तक कोई फॉर्म नहीं आता है, कोई व्यू नहीं, तब तक आप तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ में हैं, यूट्यूब में आपको फ्री मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कितने हैं। वैसे देखिए, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो 1971 से स्टार्ट हुआ और इस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर का शब्द जो पहली बार दिया गया, एडवर्ड स्वेस ने दिया था। ठीक है, 1986 में प्रोग्राम भारत ने अपनाया और जितने भी जैव क्षेत्र हैं, जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, उनको संरक्षित करने के लिए भारत ने भी सोचा कि नहीं, इनको भी संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि ढेर सारे जीव जंतु, वनस्पतियां, ये सब नष्ट हो रही थी और पर्यावरण को नुकसान हो रहा था लगातार ग्लोबल वार्मिंग से, और लगातार उसकी जो है उसका साइड इफेक्ट मानव पे पड़ रहा था। तो उसको संरक्षित करने के लिए भारत ने भी प्लान 1986 में किया और उसके तहत टोटल भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने? 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में हैं और इसमें भी यूनेस्को द्वारा 11 को अंतरराष्ट्रीय स्तर का माना है। ठीक है, भारत में है 18, ठीक है, जिनमें 11 को यूनेस्को ने विश्व स्तर का दर्जा प्रदान किया है। उसको भी अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सा विश्व स्तर का है, कौन सा जो है भारतीय स्तर पर है, कौन सा सबसे नया है, कौन सा सबसे ज्यादा क्षेत्र में विकसित है और कौन सा जो है सबसे पुराना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश, हम आपको मैप बेस समझाएंगे और इसी में आपको बढ़ाते चलेंगे, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है और देखिए, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं वो प्राकृतिक वनस्पति, वन, जीव होते हैं, उनको उसी क्षेत्र में संरक्षित कर दिया जाता है, सुरक्षा कर दी जाती है। ठीक है, उनको बचाया जाता है, उनके आवास को, प्राकृतिक आवास को, प्राकृतिक जो उनके रहन सहन को बचाया जाता है, वही होता है। और इसके अंतर्गत 3 पार्ट होते हैं। मैं आपको बता दूं, एक क्षेत्र ये बड़े स्तर पर होता है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके बाद एक क्षेत्र और होता है जिसे आप जो है 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है कोर, ठीक है, और एक होता है, दूसरा होता है बफर जोन। ये वाला होता है बफर जोन, और सबसे बाहर वाला होता है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, होता क्या है कि सबसे जो कोर होता है, सबसे अंदर होता है, यहाँ पर कोई भी मानवीय गतिविधि एकदम अलाउ नहीं होती, पूरी तरह से प्राइवेटेड होती है। यहाँ पर कोई जा ही नहीं सकता है, सिर्फ सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के अलावा। ठीक है, जैसे जीव वहां पे रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, अपनी स्वेच्छा से, अपनी तरह से अपनी आवाज बना करके रह सकते हैं। उसके बाद में ये वाला क्षेत्र जो आता है, सेकेंड पार्ट आता है, इसमें थोड़ा बहुत मानवीय गतिविधियों को अलाउ किया जाता है। पर्यटन के लिए भी आप जा सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड बफर जोन में। और ट्रांजिशन जोन वो होता है जो बाहरी क्षेत्र होता है और यहाँ पर मानवीय गतिविधियां भी अलाउ होती हैं, लकड़ी काटना, बिनना भी अलाउ होता है और छोटे छोटे कारखाने, घर बसाने का भी एक जो है वो रहता है, यहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्र में, इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पीछे में इसके जैसे, तो उसको आप लिखने को भी आपको आएगा और बहुत डिटेल में होगा। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और ये कहां कहां पर है। देखिए, पहला है कोल्ड डेजर्ट, इसे कहते हैं कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, दूसरा नाम इसका दिया जाता है शीत मरुस्थल
बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, हिम तेंदुआ पाया जाता है, हिम तेंदुआ, जो बर्फीले इलाकों में रहता है तेंदुआ, वो यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसी के नीचे दूसरा है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में है और ये है नंदा देवी, यहां पर भी हिम तेंदुआ ही पाया जाता है, नंदा देवी। ध्यान रखिएगा, नंदा देवी को यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है, यूनेस्को, ठीक है। तो ये यूनेस्को जो है नंदा देवी को, अभी हम पहले पूरा कर लेते हैं 18, फिर उसके बाद लेके करा लेते हैं। उसके बाद में आएगा सिक्किम। यहां पर एक है कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। यहां पर लाल पांडा पाया जाता है, लाल पांडा। कंचनजंगा इसी के दूसरा नाम भी आता है, दूसरा नाम भी अगर याद रखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। उसको कहते हैं खानचेंगजोंग, खानचेंगजोंग, ये भी नाम मिलता है। और यहाँ पर लाल पांडा पाया जाता है सर्वाधिक। देखिए होते बहुत जीव जंतु हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मिलता है उसी की हम बात करेंगे। जैसे इसके जो है, जब जलमंडल आरक्षित क्षेत्र पढ़ेंगे तो तीन चीजों की नाम, तीन चीजों का एक जहन में और दिमाग आता है, तीन चीजें और कौन कौन सी हैं। जैसे आप कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ये क्या होते हैं, यहाँ पर भी जो है प्राकृतिक आवास बनाए जाते हैं और कुछ प्रमुख जीवों को वहां रखा जाता है, जीव जंतुओं को। उसके बाद में एक दूसरा प्रोग्राम आता है अभ्यारण्य का, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो अब वो क्या होते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम अलग समझाएंगे, ठीक है। चलिए, असम में दो है, एक है मानस, ठीक है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, और एक यहीं पर और पड़ता है जिसे आप कहते हैं डिब्रू सैखोवा, ठीक है, डिब्रू सैखोवा, सैखोवा, डिब्रू सैखोवा भी असम में है और मानस भी असम में है, ठीक है। ये दोनों को मान्यता नहीं दी गई है, ये अभी भारत के ही हैं, उनको यूनेस्को ने भी मान्यता प्रदान नहीं की है। उसके बाद एक पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, जिसे आप कहते हैं देहांग देबांग, ठीक है, देहांग देबांग, ठीक। तो कंचनजंगा, खानचेंगजोंग सिक्किम में हो गया, मानस हो गया असम में, डिब्रू सैखोवा हो गया असम में, और देहांग देबांग हो गया कहां, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। उसके बाद में आएगा, देखिए मेघालय है, मेघालय में भी एक पड़ता है, आप जानते हैं गारो खासी जयंतिया वाली पहाड़ियां हैं, सबसे ज्यादा विविधता वहां पाई जाती है। और यहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसे हम कहते हैं नोकरेक, नोकरेक, ठीक है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहां पाया जाता है, मेघालय में, ये मेघालय वाला भाग है। और यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर भी लाल पांडा सर्वाधिक होता है, लाल पांडा। और हाँ, मानस जो है इसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, मानस में एक सींग का, एक सिंगी बोलते हैं ना, एक सिंगी गैंडा, ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। नोकरेक मेघालय में। उसके बाद में हम लोग आएंगे पश्चिम बंगाल में, इस क्षेत्र में यहां पर पाया जाता है सुंदरबन, सुंदरबन वन्य जीव, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सुंदरबन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो जीव पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर। उसके बाद में आता है असम, सॉरी उड़ीसा। उड़ीसा में एक पाया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व जिसे कहते हैं सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में पाया जाता है। उसके बाद में हम आएंगे आंध्र प्रदेश में, ये भी पूर्वी घाट में ही एक पाया जाता है जिसे आप नाम देते हैं शेषाचलम, शेषाचलम, ठीक है, शेषाचलम। उसके बाद हम लोग आएंगे दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ध्यान रखिएगा, यहां से ये और इधर एक पड़ता है देश श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका के पास यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसे आप कहते हैं मन्नार द्वीप, मन्नार द्वीप। और ये पूरी की पूरी खाड़ी है, कौन सी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ध्यान रखिएगा, इसको हमने बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित में शामिल कर दिया है, और ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बन गया, ठीक है, सबसे बड़ा। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा यही है। और ठीक है, सबसे छोटा
अगर हम बात करते हैं तो डिब्रू से खोवा, ये छोटा है, सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। ठीक, तो मन्नार की खाड़ी में हो गया। एक आपका जो है पड़ता है ग्रेट निकोबार में। ठीक, ग्रेट निकोबार इसी नाम से जानते हैं, ग्रेट निकोबार। ठीक है, यहां पर बताया जाता है कि यहां पर जो है खारे पानी का जो है मगरमच्छ पाया जाता है, खारे पानी में रहने वाला मगरमच्छ। ठीक है, चलिए कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। चलिए उसके बाद में हम देखेंगे एक यहां पर पड़ता है केरल और तमिलनाडु के मध्य में, जिसे आज कहते हैं अगस्तमलाई। अगस्तमलाई, ठीक है, या अगस्तमाला भी नाम देते हैं, अगस्तमाला। यहाँ पे अगस्तमलाई की चोटियां हैं, जैसे शेषाचलम की चोटियां हैं उनको आरक्षित कर दिया गया, वैसे ही अगस्तमलाई की चोटियां हैं। तो ये उसी नाम से जाना जाता है केरल में, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और ध्यान रखना यूनेस्को द्वारा हाल ही में इसको 2016 में शामिल किया गया। अगस्तमलाई नामक जो केंद्र है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको यूनेस्को ने अभी हाल ही में शामिल किया है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है और पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद में आता है केरल, तो केरल में देखते हैं एक तो हो गया अगस्तमलाई। ठीक है, इसी में एक और पड़ता है सबसे महत्वपूर्ण, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, जिसे आप कहते हैं नीलगिरी। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। ध्यान रखना, अगर इसकी बात करते हैं तो ये भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, नीलगिरी प्रथम है और ये हुआ था 1986 में। ठीक है, नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र। ठीक, बायोस्फीयर। उसके बाद में हम लोग आएंगे, यहां पर पड़ता है कच्छ का रण। कच्छ का रण, ठीक है, ये गुजरात का बायोस्फीयर रिजर्व है। अभी तक जब तक मन्नार की खाड़ी को शामिल नहीं किया गया था तब तक सबसे बड़ा ये था, लेकिन आज की डेट में कंफ्यूजन मत करिए, पुरानी किताबों में यही छपा होगा। आज मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा है और ये उससे छोटा हो गया है। ठीक है, 2400 से ज्यादा कुछ पर किलोमीटर था। और उसके बाद में आएंगे हम लोग छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का ये बॉर्डर, छत्तीसगढ़ क्या मध्य प्रदेश ही मान लीजिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भाग है। आप जानते हैं एक चोटी है अमरकंटक, जहां से 2 नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी। तो अचानक इसको हम कहते हैं क्या, अचानक मार अमरकंटक। अचानक मार अमरकंटक। ठीक है, ये एमपी में पड़ता है, एमपी और छत्तीसगढ़ को मिला करके। ठीक है, इसको भी यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया। उसके बाद में मध्य प्रदेश में 2 और हैं, एक है पन्ना। पन्ना हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया, यूनेस्को में नहीं, भारत ने इसको शामिल किया, सबसे नया है, 2011 में इसको मान्यता मिली है। ठीक है, पन्ना। और एक है यहीं पर पंचमढ़ी। ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश में है और ये भी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। और मैं आपको अब बता दूं कि मान्यता प्राप्त कौन कौन से हैं जिनको यूनेस्को ने मान्यता दी है, जरा एक बार देख लीजिए। एक है नंदा देवी, ठीक है, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है नोक्रेक, चौथा है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन में जो जैव आरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद है सिमलीपाल, उसके बाद है अचानक मार अमरकंटक, उसके बाद है पंचमढ़ी। ठीक है, उसके बाद में है मन्नार की खाड़ी, उसके बाद में है ग्रेट निकोबार, उसके बाद में है अगस्तमलाई, सबसे नया है अगस्तमलाई, और है नीलगिरी। ठीक है, देख लीजिए 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 जो है जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वैश्विक स्तर के हैं। और जो बचते 7 हैं वो भारत के ही हैं, भारत द्वारा उनको मान्यता दी गई है, उन पे वही जो है संरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है। ठीक है, चलिए मुझे लगता है याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसके आगे नया चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। एक रिक्वेस्ट जरूर है कि अगर आपको पसंद आ रहा है ये नेटवर्क आपका, हमारा चैनल, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।